आर्टिकल्स बेटे ये कभी एग्जाम में आते हैं, कभी नहीं आते, होते तो 5 नंबर के हैं ये। लेकिन आप इसे यूं ना लें, आप आर्टिकल्स को आप 5 नंबर के आते हैं, आप यूं ना समझ के पढ़ें। आप यूं पढ़ें कि आपने क्या प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन ऐसे, और उसके बाद बाज़ औक़ात पीएमएस के अंदर लेटर आ जाते हैं, वो एप्लीकेशंस, जितनी भी चीजें लिखनी होती हैं आपने, करेक्शन, उसमें आर्टिकल्स का तो यूज होता है। तो एज अ आप इसको एज अ वेपन यूज करें, इसको एज अ स्किल यूज करें, ना कि इसको आप सिर्फ इस तरह से गेज करें कि जी ये होते तो सिर्फ 5 नंबर के हैं, आ गए नहीं आए ना। सो इफ यू हैव टू यूज articles in almost every type of writing, we should consider it and we should understand articles as a skill. अब आर्टिकल हैं इंग्लिश में तीन। तीन कौन कौन से? ए, एन और द। ए और एन को कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और द को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। क्यों बोला जाता है ये आगे चल के पता चला लेंगे। इनके फिलहाल नाम आप देख लो, इनके नाम है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, उसके बाद ए और एन में फर्क क्या है? ए और एन का डिफरेंस क्या है? आ हॉर्स है, लेकिन एन आवर है। आ यूनिवर्सिटी है, लेकिन एन अम्ब्रेला है। आ स्नेक है, लेकिन एन एसडीओ है। आ मंकी है, लेकिन एन एमएनए है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स नहीं हैं। वॉवल इज नॉट अ लेटर, वॉवल इज अ साउंड। और वो वॉवल साउंड कैसी साउंड होती है? वो आवाज होती है जो हमारे मुंह से बगैर रुकावट के बाहर निकलती है। आवर की स्टार्ट की साउंड देखे, आवर। अम्ब्रेला की स्टार्ट की साउंड देखे, अम्ब्रेला। एसडीओ की स्टार्ट की साउंड देखे, ए, एसडीओ। एमएनए की स्टार्ट की साउंड देखें, ए, देखें स्टार्ट में ए। तो जो आवाज हमारे मुंह से बगैर रुकावट के निकलती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं वोवल साउंड्स। और जो ऐसी आवाज जो मुंह से रुकावट से निकलती है, हॉर्स, जैसे यहाँ हमारे गले में ही एक रुकावट आ गई हॉर्स बोलते हुए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जब हमने बोला तो रुकावट आई। स्नेक, फिर रुकावट आई। मंकी, फिर रुकावट आई। तो ये तो है बेटे इसका वलायती तरीका इसको याद करने का। देसी तरीका इसको याद करने का ये है कि आप इसे उर्दू में लिख लीजिए। आवर को उर्दू में लिखिए तो वो स्टार्ट होगा अलिफ मद दा से। अम्ब्रेला की स्टार्ट की साउंड अगर देखें तो ये भी अलिफ की है, अलिफ की, अम्ब्रेला। एसडीओ की शुरू की आवाज देखें तो ये भी अलिफ की है। और एमएनए की स्टार्ट की साउंड देखें तो ये भी अलिफ की है। तो अगर वर्ड की स्टार्ट की साउंड अलिफ या अलिफ मद दा की हो तो एन लगाइए, वरना ए लगा दीजिए। आर्टिकल्स के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल्स का ताल्लुक नाउन के साथ होता है, कॉमन सिंगुलर नाउन के साथ। आर्टिकल का ताल्लुक नाउन के साथ होता है। जैसे मैंने कहा है जिया इज अ डॉक्टर, मैंने अ किस लिए लगाया है? क्योंकि यहां पर डॉक्टर नाउन है। जिया इज अ डॉक्टर। यहां मैंने लगाया है जिया इज अ नाइस एंड स्किलफुल डॉक्टर। ये जो आ है ना, ये भी इस डॉक्टर के लिए ही आया है। तो आर्टिकल्स नाउन्स के साथ जुड़ के भी आते हैं, नाउन्स के साथ जुड़ के भी आते हैं, और नाउन से दूर दूर भी होके आते हैं, आते जरूर है। यानी यूं नहीं आपने करना कि जिया इज नाइस एंड स्किलफुल डॉक्टर, यूं नहीं करना। जिया इज अ नाइस एंड स्किलफुल डॉक्टर, ये अ नाइस के लिए नहीं आ रहा, ना ही आ स्किलफुल के लिए आ रहा है, ये डॉक्टर के लिए आ रहा है। तीसरा सेंटेंस है जिया इज एन ऑनेस्ट नाइस एंड स्किलफुल डॉक्टर। यहां जो एन है ना, वो भी बेटे डॉक्टर के लिए ही आया है। लेकिन फिर क्योंकि फौरन पहले जो साउंड थी वो एच की थी और वो वॉवल साउंड थी, इसलिए ए की बजाय मैंने एन लिख दिया यहां पे। अगर इस सब को हटाऊंगा ना मैं यहां से,
तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि जिया इज एन डॉक्टर, फिर जिया इज अ डॉक्टर ही होगा। लेकिन इस आर्टिकल और नाउन के बीच में मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, नाइस एंड स्किलफुल, तीन क्वालिटीज बता दी। अब यहां पर ए के फौरन बाद जो साउंड ट्रैक है ना, वो वॉवल साउंड ट्रैक है, तो यहां पर एन आना चाहिए। मैं गुजारिश करूं कि है ये ए ही, ये ए ही है, ये अ है। देखें यहां पर, ये जो अ है ये भी डॉक्टर के लिए है, और ये जो एन है ये भी डॉक्टर के लिए है। तो फिर ये ए से एन क्यों बन गया? भाई ये जो एन है, इसका साउंड ट्रैक वॉवल्स का नहीं है ना, ये कॉन्सोनेंट है, नॉन वॉवल है। तो आ नाइस आ गया। और यहां ऑनेस्ट को अगर हम देखें तो इसका एज का जो साउंड है, वो एज का जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, तो इस वजह से यहां पर एन ऑनेस्ट आ गया। फिर मैं एक ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि अच्छा, ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो आप लोग तो अभी कह रहे थे कि आर्टिकल्स आर रूटेड इन नाउन्स, कि आर्टिकल का ताल्लुक ही नाउन के साथ होता है। अगर आर्टिकल का ताल्लुक नाउन के साथ है, अगर आर्टिकल का ताल्लुक नाउन के साथ है, तो फिर यहां तो ए आना चाहिए था, क्योंकि इसका ताल्लुक डॉक्टर के साथ है ना। फिर एन क्यों आया? तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि एन को हटा दें आप यहां से, फिक्रा गलत हो जाएगा। जिया इज ऑनेस्ट, नाइस एंड स्किलफुल डॉक्टर, यानी ये डॉक्टर यहां पर कॉमन सिंगुलर नाउन है, इसका आर्टिकल किधर है? हटाना है तो दोनों को हटाएं, फिर ये ले, दोनों हटे, अब ये सेंटेंस ठीक है। जिया इज ऑनेस्ट, नाइस एंड स्किलफुल। अब यहां हमें आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑनेस्ट, नाइस और स्किलफुल ये एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स है ये बेटे, एडजेक्टिव्स को तो जरूरत नहीं होती है जनरली आर्टिकल्स की, एडवर्ब्स को तो जरूरत नहीं होती जनरली आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स आर रूटेड इन नाउन्स, ये था मेरे बात करने का तरीका। तो ये जो एन है ना, ये डॉक्टर के लिए ही आया है, सिर्फ एज की वजह से साउंड ट्रैक चेंज करके हमने एन लगा दिया। सर ये हम क्यों लगा रहे हैं सर? अच्छा, ये क्यों लगाते हाँ, हैं? अब इसके बारे में मैं आपको एक मजे की थ्योरी बताता हूं। अगर तो आपको पसंद आई ना, आप बहुत इंजॉय करोगे। मैं एक मजे की थ्योरी बताता हूँ, ये लगाते क्यों है। हम ऐसा करते हैं, हर लफ्ज के साथ ए लगाते हैं। हम कहते हैं आ डॉक्टर, हम कहते हैं आ एप्पल, हम कहते हैं आ टेबल, हम कहते हैं आ एग। हम ऐसा करते हैं, हर किसी के साथ ना ए ही लगाते हैं। अब इसको पढ़ो। अगर तो आपकी जुबान अड़ गई तो मैं कहूंगा ए गलत है। एक साउंड ए है, अगली साउंड डी है। अगर ए साउंड से डी साउंड तक जाते जाते जुबान नहीं अड़ती, आसानी से जुबान चली जाती है, तो ए ठीक है। आ डॉक्टर, आ डॉक्टर, इसको कहो आ एप्पल। देखिए अड़ गई जुबान। आ एप्पल तो नहीं, आ एप्पल। देखे जुबान अड़ गई, हल्का सा वक्फा आ गया। इस वक्फे को दूर करने के लिए, अच्छा चलें आगे चलते हैं, इसको पढ़ें। आ टेबल, जुबान नहीं अड़ी, ए से टी पे फौरन चली गई, आ टेबल, यानी साउंड एक जैसी, साउंड साउंड ने बड़ी आसानी से ग्लाइड की। अच्छा अब इसको पढ़ें, ए और ई को आप कभी भी जोड़ के नहीं पढ़ सकेंगे। आ एग नहीं कहेंगे आप, आ एग कहेंगे। आ एग, आ एग, आ ऑरेंज, आ एप्पल, आ अम्ब्रेला। अड़ी ना जुबान। तो उस जुबान की अड़क दूर करने के लिए हम ए की जगह एन लगा देते हैं, ताकि पढ़ने में हमारी जुबान ना अटके। आ डॉक्टर, एन एप्पल, आ टेबल, एन एग। आ एग कहेंगे तो जुबान अटकेगी, एन एग कहेंगे तो जुबान नहीं अटकेगी। आ एप्पल कहेंगे तो जुबान अटकेगी, एन एप्पल कहेंगे तो जुबान नहीं अटकेगी। है मजे की बात या नहीं? बेटे मेरी बात समझ आई है? यस सर, समझ आ गई है। ये कॉन्सेप्ट बताएं, कैसा है, मजे का कि नहीं, यूनिक? हाँ। सर इट्स वंडरफुल। हाँ। आ हॉर्स, बिल्कुल ठीक है।
कहीं जुबान नहीं अटकी, ठीक है, लेकिन आवर यहां जुबान अटकी है, उस अटक को दूर करने के लिए कर दें एन आवर, तो अलिफ अलिफ मद्दा वगैरह वावल कॉन्सोनेंट के चक्करों से ही बाहर निकल आएंगे आप। तो अंग्रेज असल में इस जुबान की अड़क दूर करने के लिए ए की जगह एन लगाता है। अब ग्रैंड रूल टू, ए इज इक्वल टू एफ टी आई एंड द इज इक्वल टू एस टी आर। ए जो होता है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए आता है, और द जो होता है वो सेकंड टाइम रेफरेंस के लिए आता है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, देर इज अ डॉक्टर इन आवर सिटी, द डॉक्टर इज वेरी स्किलफुल। पहली मर्तबा डॉक्टर का पहली मर्तबा डॉक्टर का इंट्रोडक्शन करवाया तो मैंने बोला ए, देर इज अ डॉक्टर। जब उसी डॉक्टर का दूसरी दफा जिक्र किया, तीसरी दफा जिक्र किया, वाह वाह, जिक्र उस परिवश का फिर और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। तो जब उस डॉक्टर का दूसरी दफा जिक्र किया तो मैंने दा लगाया। और इसकी मिसालें मैं आपको दूं, और इसकी मिसाल है कि देर इज अ रिवर इन माई सिटी, देर इज आ रिवर इन माई सिटी, और फिर आप लिखें द रिवर इज वेरी वाइड, द रिवर इज वेरी लॉन्ग, द रिवर इज वेरी फर्टाइल, द रिवर इज वेरी ब्यूटिफुल। तो पहली मर्तबा कहें देर इज आ रिवर। अच्छा, देर इज अ स्टार इन द स्काई, द स्टार इज वेरी शाइनी, द स्टार इज वेरी ब्राइट, द स्टार इज वेरी लुमिनस। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए ए या एन यूज कीजिए। अच्छा, ये मैं बात ना कोई नई नहीं बता रहा आपको हुजूर, आपको मैं याद करवाता हूं, आपको ये बात आती है पहले। आप जब सर स्टोरीज में हमने ये बात पढ़ी हाँ, है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वाज लें जी, वली बोल रहे हैं, वली सर हारिस। हारिस। ये हारिस ने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीनी। मैं यही कहने लगा था कि हमने ये, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, या आपने स्टोरीज में पढ़ी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट, द मर्चेंट वाज वेरी वेल्थी। अच्छा, उसके बाद है मेरा ग्रैंड रूल थ्री। देखें ग्रैंड रूल थ्री, इस रूल को मैं सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि मेरे बच्चे इस रूल को सबसे ज्यादा वैल्यू दें। हमें यह बताया जाता है कि दा जो होता है ना, वो स्पेसिफिकेशन के लिए आता है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये स्पेसिफिकेशन है क्या, कि दा जो है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है। अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये दा असल में है क्या, ये स्पेसिफिकेशन है क्या। देखें, जब भी ह- कहा जाए ना कि दा जो है वो स्पेसिफिकेशन के लिए आता है, तो आप सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के बीच में कोई क्लॉज ऐसा ढूंढे, कोई फ्रेज ऐसा ढूंढे, या कोई लफ्ज ऐसा ढूंढें जो किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर बना रहा हो। कॉमन नाउन आम नाम जो एक से ज्यादा होते हैं, जैसे कि वॉच कॉमन नाउन है। अब देखें, आई लाइक द वॉच विच यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। बेटे, ये वॉच तो कॉमन नाउन है, फिर इससे पहले दा क्यों लगा? वॉच तो कॉमन नाउन है। सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर ये जो क्लॉज आया हुआ है, विच यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, ये क्लॉज इस आम नाम को, इस कॉमन नाउन को खास बना रहा है, इस वजह से दा आया हुआ। ब्लाइंडली मत कहा करो कि द स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक होता है। तो क्या उसको कहते हैं, क्या है उसमें सोर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन? आप किस चीज को कैसे कह सकते हो कि स्पेसिफिक है? किसी चीज को स्पेसिफिक कहने के लिए कोई ना कोई मेयार तो होना चाहिए ना। तो वो मेयार आप कैसे ढूंढें, वो रिक्वायरमेंट आप कैसे ढूंढेंगे? वो सेंटेंस के अंदर आपको कोई ना कोई क्लॉज मिलेंगे, ऐसे कोई ना कोई फ्रेजेस मिलेंगे, या कोई ना कोई वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कॉमन नाउन को स्पेशल बना दें। अब ये उस घड़ी की बात हो रही है जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी, और तुमने मुझे गिफ्ट की थी, तुमने मुझे उधार नहीं दी थी।
और तुमने मुझे गिफ्ट भी मेरी बर्थडे पे की थी, मेरे फर्स्ट आने पे नहीं की थी, मेरी शादी के ऊपर गिफ्ट नहीं की थी। यानी कि ये क्लॉज एक ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है जो इस आम नाम को खास बना रहा है। तो बेटा ब्लाइंडली आप लोगों ने ये नहीं कहना, ब्लाइंडली आप लोगों ने ये नहीं कहना कि द स्पेसिफिकेशन के लिए आता है। भाई भाई उसकी कोई रीजन तो होनी चाहिए ना। अभी मैं आर्टिकल ए एन दा को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, इनको अलग अलग भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप इसके ग्रैंड रूल जरा सीख लें। आपको आप ग्रैंड रूल ही सीखने से ही आपको बड़ी समझ आएगी कि अच्छा यार, आपकी दोस्ती हो जाएगी इनसे, आर्टिकल से। और देखें, वी स्टिल रिमेंबर द स्टोरी। अब आप मुझे कहोगे सर क्यों लगाया स्टोरी से पहले आपने द? स्टोरी भी तो कॉमन नाउन है। आप मुझे पूछो क्यों लगाया सर, क्यों? अब आगे मैं क्लॉज जोड़ता हूं ना इसके, ऐसे कैसे मैं लगा दूं द? वी स्टिल रिमेंबर द स्टोरी विच आवर ग्रैंड मदर। एक मिनट बेटे होल्ड कीजिएगा सर। बेटे, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस सर। सर। यस। अच्छा, वी स्टिल रिमेंबर द स्टोरी विच आवर ग्रैंड मदर grandmother grandmother used to tell us in our childhood। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, इसको मैं व्हाइट कलर का करता हूं। देख, वी स्टिल रिमेंबर द स्टोरी विच अवर ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस इन अवर चाइल्डहुड। अब स्टोरी तो कॉमन नाउन है, स्टोरी तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले ये जो द आया हुआ है, ये इसलिए आया हुआ है कि ये अब कॉमन रहा नहीं ना नाम। इसके बाद में एक क्लॉज ऐसा अटैच हो गया कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो कहानी है, ये अब हर कहानी का जिक्र नहीं हो रहा। ये कौन सी कहानी है जो मेरे हमारे अब्बू नहीं सुनाते रहे, अम्मी नहीं सुनाते रही, चचा या चची नहीं सुनाती रही, ये कहानी दादी अम्मा सुनाती रही, यूज टू टेल अस, और सुनाती रही हैं। ये हमारे लड़कपन में नहीं सुनाई गई, ये हमारे शीर खारगी में नहीं सुनाई गई, ये हमारे बेबीहुड में नहीं सुनाई गई, ये हमारे चाइल्डहुड में सुनाई गई। ये हर किसी ने नहीं सुनाई, ये ग्रैंड मदर ने सुनाई। तो अब ये स्टोरी खास हो गई, ये स्टोरी कॉमन रही ही नहीं है, खास हो गई। तो बेटे विद इन द सेंटेंस ट्राई टू फाइंड आउट द क्लॉज which specifies your noun. That is why you place the before that noun. एक मिनट बेटे होल्ड कीजिएगा जी। तो सेंटेंस के अंदर, विद इन द सेंटेंस आप विद इन द सेंटेंस आप कोई ना कोई ऐसा क्लॉज ढूंढा करें जो किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बना दे। इसी तरह आप, अब ये देखो, ग्रैंड रूल 3 है ये, मॉडिफाइंग क्लॉजेस। अब हम बात करते हैं फ्रेजेस की। सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में कोई ऐसा फ्रेज होगा जो किसी कॉमन नाउन को खास बना दे। अब मार्कर तो यहां पर कॉमन नाउन है, मार्कर तो यहां पर कॉमन नाउन है, लेकिन इन माई पॉकेट का ये जो इन माई पॉकेट का ये जो फ्रेज है, अब इस फ्रेज ने इस मार्कर को स्पेसिफिक कर दिया कि अब ये हर मार्कर की तो बात हो नहीं रही, ये उस मार्कर की बात हो रही है जो कि मेरी जेब में है। द मार्कर इन माई पॉकेट इज ब्लू। तो यूं ही बिला वजह ही हम नहीं कह देते कि जो दा है वो स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, और मिसाल इसकी मैं देता हूं आपको। ये देखें, मैं कहता हूं हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट कॉमन नाउन है। अब प्रॉफिट कॉमन नाउन है, एक से ज्यादा है प्रॉफिट। इससे पहले दा क्यों लगा? क्योंकि ओव इस्लाम के फ्रेज ने इस प्रॉफिट को स्पेसिफाई कर दिया और उसे पहले दा आ गया। तो सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई क्लॉज ऐसा होता है, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो किसी आम नाम को खास बना देते हैं, और फिर दा आ जाता है स्पेसिफिकेशन के लिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात वर्ड्स होते हैं,
बाज़ अल्फाज होते हैं जो दूसरे लफ्जों को स्पेसिफिक कर देते हैं। अब हम वर्ड्स की बात करें, देखिए गेम्स तो कॉमन नाउन है, वायरस भी कॉमन नाउन है, पुलिस भी कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही गेम से पहले ओलंपिक का लफ्ज आया तो हमने कहा द ओलंपिक गेम्स। जैसे ही वायरस से पहले कोरोना आया तो हमने फौरन दा लगा दिया कि अब हर वायरस की बात ही नहीं हो रही, ओलंपिक गेम्स में हर किस्म की गेम्स की बात ही नहीं हो रही। अब ये ओलंपिक गेम्स है तो द ओलंपिक गेम्स होगा, द कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, द एशियन गेम्स होगा, द चैंपियंस ट्रॉफी होगी, द वर्ल्ड कप होगा। इसी तरह वायरस जो है वो तो कई बीमारियों के वायरस होते हैं ना, लेकिन ये जो वायरस है ये कोरोना का वायरस है, तो स्पेसिफिक हो गया। पुलिस तो फिर कई किस्म की है ना, मोटरवे पुलिस भी है, एयरपोर्ट की पुलिस भी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, रेलवे की पुलिस भी है। लेकिन ये क्योंकि हम मोटरवे पुलिस की बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हो गई, द मोटरवे पुलिस। मिलिट्री पुलिस भी है, रेलवे पुलिस भी है। तो ये जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की, ये सिर्फ आप लोगों को एक मिथ खत्म करवाने के लिए दी है कि देखिए जी, हम अंधाधुंध कहते हैं कि द स्पेसिफिक होता है, द स्पेसिफिक होता है, द स्पेसिफिक होता है। भाई उसका कोई सोर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन भी तो होगा ना, तभी तो आप कह पाओगे कि द जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो उसका सोर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन को जानना लाजमी है, तब उसको स्पेसिफिक कहिए, ब्लाइंडली ना कहिए। अब मैं आपको दो और मजे मजे की चीजें बताता हूं। आज मैं आर्टिकल ए अलहदा पढ़ाऊंगा और आर्टिकल द मैं अलग से पढ़ाऊंगा। आज मैं एक जनरल सी आपसे गपशप लगा रहा हूं ताकि हमारी दोस्ती हो इस आर्टिकल्स के साथ। अच्छा, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। फर्ज कीजिए कि किसी कमरे में एक ही दरवाजा है, किसी कमरे में एक ही दरवाजा है, तो हम कहेंगे ओपन द डोर। किसी कमरे में एक ही दरवाजा है तो हम कहेंगे क्लोज द डोर, क्योंकि सुनने वाले को और बोलने वाले दोनों को पता है कि ये भाई उसी दरवाजे की बात हो रही है। फर्ज करें दाऊद खान मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन्हें कहता हूं दाऊद गिव मी द पेन, तो दाऊद क्या बाजार चले जाएंगे पेन लेने के लिए, या जो उनके हाथ में पेन होगा वही मुझे दे देंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि मतलब स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग हो तब दा बोलता है अंग्रेज। फर्ज करें कि फर्ज करें कि किसी कमरे में एक ही खिड़की है, तो मैं आपको कहूंगा प्लीज ओपन द विंडो। एक से ज्यादा खिड़कियां, फिर मैं ओपन द विंडो नहीं कह सकता, तो फिर मैं इशारा करके कहूंगा ओपन दिस विंडो या ओपन दैट विंडो। या फिर मैं ओपन अ विंडो भी कह सकता हूं कि आ का मतलब बन जाएगा कोई सी। आ जो है वो इनडेफिनेट होता है ना, कोई सी खिड़की खोल दो। अच्छा, और द कब इस्तेमाल होता है कि जब और द कब इस्तेमाल होता है कि जब अब मैं एक आपको और सिचुएशन देता हूं। मैं कहता हूं भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम एक फंक्शन करवाते हैं। फंक्शन जब स्टार्ट होगा ना तो आप लोगों ने सारा फंक्शन संभालना है, और जब पहला मुकर्रर स्टेज पर आए ना तो फिर आपने मुझे बुलाना है, मैं आ जाऊंगा, पहले मैं नहीं आऊंगा भाई। जी, अब हमारा फंक्शन शुरू हो गया, हमारा फंक्शन शुरू हो गया, और वली खान आए हैं मेरे ऑफिस में भागते भागते, और आके मुझे कहते हैं सर मुकर्रर स्टेज पर है, आ जाएं आप। तो वली खान क्या कहेंगे? वो कहेंगे आ स्पीकर इज ऑन आ स्टेज, या द स्पीकर इज ऑन द स्टेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें किसी चीज का कॉन्टेक्चुअली पता हो ना तो भी हम द का यूज करते हैं, साको सबाक का पता हो। मैं आप लोगों को कहता हूं कि देखो आज आप लोगों ने ना विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसका नाम है हेमलेट, वो पढ़ना है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्ले जो है वो आपको कैसा लगा। जी, अच्छा, मैंने फर्ज करिए कल मैंने आपको कहा था, आज मैं अहल हूंगा आपसे पूछने के कि ये पूछने का कि हाउ वाज द प्ले, हाउ वाज द प्ले। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, ये ग्रैंड रूल 5 है। सपोज आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू रीड हेमलेट। फर्ज कीजिए कि मैंने कहा अपने स्टूडेंट से कि हेमलेट पढ़ के आओ। ये हेमलेट क्या है? अ प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, फुल स्टॉप। टुडे आई कैन आस्क देम, आज मैं उनसे पूछ सकता हूं हाउ वाज द प्ले। मैं द प्ले तभी कह सकता हूं जब मैंने आपको एक दिन पहले उसका कहा था। तो द जो है ना बेटे, वो देखो, द का इशू हमें इसलिए होता है, हमारी उर्दू में, हमारी हमारी उर्दू जुबान में ये जो आर्टिकल्स है ना ये कमजोर है। हर जुबान की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, ठीक है? हर जुबान की कुछ अपनी क्वालिटीज हैं, कुछ वीकनेसेस हैं।
ये जुबान की खूबसूरतियां हैं, वीकनेसेस मैं नहीं कहता। उर्दू में ना आर्टिकल्स का तस्वर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इंग्लिश में है। इस वजह से हमें इशू आता है। मिसाल के तौर पर आप ये वाला सेंटेंस देखो, मेरा घर मस्जिद के सामने है। मेरा घर मस्जिद के सामने है। मेरा घर मस्जिद के सामने है। मैंने यूं नहीं कहा उर्दू में मेरा एक घर एक खास मस्जिद के सामने है, या मेरा खास घर खास मस्जिद के सामने है। मैंने यूं तो नहीं कहा ना। मैंने कहा कि मेरा घर मस्जिद के सामने है। उर्दू में असल में, अच्छा अब ये देखें, मुकर्रर स्टेज पर है। रियल सिचुएशन में ये सेंटेंस फेंक के देखें ना, क्या इस फिक्रे में हर मुकर्रर की बात हो रही है, दुनिया के हर मुकर्रर की, हर स्टेज की बात हो रही है? क्या ये हर घर की बात हो रही है? क्या ये हर मस्जिद की बात हो रही है? मैं आप लोगों से आज पूछता हूं, हाँ जी जरा जंग की तो खबर सुनाएं। अब उर्दू में मैंने कहा जरा जंग की तो खबर सुनाएं। आप इंग्लिश में मुझे जवाब दोगे कि सर द वॉर हैज स्टॉप्ड। आपने क्यों कहा द वॉर? क्या मैं हर जंग की बात कर रहा हूं क्या? या मैं कहता हूं कि जो वॉर शुरू हुई थी उसके ऊपर डायलॉग होने थे, जरा वो डायलॉग का तो सुनाएं कि डायलॉग कैसे चल रहे हैं। वो जो सालिसी का काम कर रहा है पाकिस्तान, वो क्या चल रहा है? तो आप कहेंगे कि सर द एफर्ट्स द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर। मैंने आपको पहली गुजारिश आपसे क्या की कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मॉडिफाइंग वर्ड्स, कोई ना कोई मॉडिफाइंग क्लॉजेस, कोई ना कोई मॉडिफाइंग फ्रेजेस ऐसा देखा करें, ढूंढा करें। सेंटेंस के अंदर ही छुपे हुए होंगे कोई ऐसे क्लॉजेस, कोई ऐसे फ्रेजेस या कोई ऐसे वर्ड्स जो कि आम नाम को खास बना देंगे, जो कि कॉमन नाउन को स्पेसिफिक कर देंगे। पहली मिसाल मैंने आपको ये दी। फिर ये दादी अम्मा वाली मिसाल दी। फिर मैंने कहा था मार्कर इन माई पॉकेट। सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई फ्रेजेस, कोई ना कोई क्लॉजेस ऐसे, कोई ना कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। द प्रॉफिट क्यों कहा? क्योंकि ऑफ इस्लाम का फ्रेज जो है वो प्रॉफिट को स्पेसिफाई कर रहा है। फिर आगे वर्ड्स की मिसाल दी। उसके बाद मैंने आपको कहा कि स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग हो तो अब तब भी हम द बोलते हैं। स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग हो तब भी हम द बोलते हैं। फिर मैंने ये कहा कि अगर कॉन्टेक्स्ट का पता हो तब भी हम द बोलते हैं। फिर हमने ये कहा कि उर्दू इंग्लिश के अंदर डिफरेंस है। उर्दू में इतने आर्टिकल स्ट्रांग नहीं है। इंग्लिश में तो हमें हिसाब देना पड़ता है ना हर नाउन का, कि अगर कॉमन सिंगुलर नाउन है तो वो आर्टिकल के साथ आएगा या आर्टिकल के बिना। ये है हमारा ग्रैंड रूल 5। अच्छा बस चंद एक चीजें हो रहा है, उसके बाद मैं आपको छुट्टी देता हूं। उसके बाद है हमारा ग्रैंड रूल 6। यहां मैंने लिखा मैन इज मॉटल। यहां मैंने लिखा वुमन इज कंपैशनेट। यहां मैंने लिखा चाइल्ड इज क्यूरियस। आप मुझे कहोगे कि ले सर आपकी तो बातें ही बदलती रहती हैं। अभी आप हमें बता रहे थे कि कॉमन सिंगुलर नाउन आर्टिकल के बगैर नहीं आता, अब आपने क्यों लिखा ये? मैन इज मॉटल क्यों लिखा? वुमन इज कंपैशनेट क्यों लिखा? ये कॉमन नाउन भी है और ये सिंगुलर नाउन भी है, कुछ आर्टिकल तो लगाइए ना इसके साथ। कोई यहाँ पर आ लगाइए, कोई द लगाइए। आपने तो आर्टिकल के बगैर ही जीरो आर्टिकल के साथ लिख दिया। बेटे ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब आपने ह्यूमन नाउन्स को जनरलाइज करना हो ना, ह्यूमन रिलेटेड नाउन्स को जब आपने जनरलाइज करना हो ना, तो आप आर्टिकल लगाते ही नहीं। मैन इज मॉर्टल का मतलब है इंसान फानी है। मैन इज मॉर्टल का मतलब है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। इंसान तो गलती का पुतला है। इंसान तो खता का पुतला है। मैन इज हेस्टी। मैन इज ग्रीडी। मैन इज ग्रीडी का मतलब एक बंदा थोड़ा है। विमेन इज कंपैशनेट, औरत हमदर्द होती है। इसका मतलब एक औरत थोड़ा, सारी औरतों की बात हो रही है। चाइल्ड इज क्यूरियस, बच्चा मुतजस्सिस होता है, तजस्सुस में रहता है वो। अब आर्टिकल आपने वहां यूज नहीं करना, ये मेरा ग्रैंड रूल 6 है। अब आर्टिकल आपने वहां यूज नहीं करना जहां पर आप ह्यूमन रिलेटेड नाउन को जनरलाइज कर रहे हो। रूल 6 और रूल 7 आप मिला के पढ़ो, और रूल 7 इसका उलट है। एनिमल रिलेटेड नाउन, एनिमल्स के नामों को अगर आपने जनरलाइज करना है तो फिर द यूज कीजिए। ये लीजिए, द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। यहां पर द हॉर्स का मतलब को खास सर हॉर्स ये नहीं है। जनरल सर ये बोलिए। जनरलाइज से क्या मुराद, मतलब किसी के बारे में जनरल बात कर रहे हैं वो है? इसको मैं दो तरीके से बोल के बताता हूँ। मैन इज मॉर्टल का मतलब है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, यानी यहां मैन जनरली तमाम ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विमेन इज कंपैशनेट का मतलब है ऑल वेमेन आर कंपैशनेट। यहां एक वर्ड वुमेन तमाम औरतों के लिए जनरली इस्तेमाल हो रहा है। चाइल्ड इज क्यूरियस का मतलब है चिल्ड्रन आर क्यूरियस। यहां एक चाइल्ड का लफ्ज तमाम बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी एक कॉमन सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाए पूरी एक नस्ल की नुमाइंदगी करने के लिए, उसको जनरलाइज करने के लिए, उनकी को क्वालिटी बताने के लिए। तो अगर ह्यूमन रिलेटेड नाउन हो तो हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अगर एनिमल्स के नाम हो तो हम द यूज करते हैं।
अब द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, ये जो है इसका मतलब है ऑल हॉर्सेस आर फेथफुल। द लायन इज कार्निवोरस का मतलब है ऑल लायंस आर कार्निवोरस। द वेल इज लार्ज का मतलब है ऑल वेल्स आर लार्ज। ग्रैंड रूल 9 है, बस दो दो रह गए और। ग्रैंड रूल 9 है कि इंसानों के नामों से पहले दा नहीं आता। अली हेल्प जिया, कभी दा नहीं आता। एक सूरत में आ सकता है, एक सूरत में आ सकता है अगर, अच्छा, ह्यूमन नाउन से पहले हम इस्तेमाल नहीं करते दो, लेकिन अगर ह्यूमन नाउन मेटाफर के तौर पर यूज किया जाए, मेटाफर जैसे जिना, ये तो हो गया ह्यूमन नाउन। इज द मुस्तफा कमाल ऑफ पाकिस्तान, मुस्तफा कमाल भी ह्यूमन नाउन है, लेकिन ये ह्यूमन नाउन एक अलामत के तौर पर, एक तलमीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मेटाफर के तौर पर रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि इस फिक्रे का मतलब ये हुआ कि जो खिदमात इसने मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के लिए दी थी, वही जो खिदमात हैं वो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान के लिए दी थी। अब तो हमारे पास कोई तगड़ा रेसलर नहीं है। व्हेन आई वाज ए किड तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेसलर होता था जिसका नाम था झारा, वाज द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ये अब यहाँ पर एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो एक सूरत में इस्तेमाल हो सकता है। और आज की आखिरी बात सुन लीजिए, ये ग्रैंड रूल 10 है। मुल्कों के नाम अगर वाहिद हो ना, तो हम दा इस्तेमाल नहीं करते उनके साथ। जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान है, जैसे चाइना चाइना है, जैसे इंडिया इंडिया है। लेकिन मुल्कों मुल्कों के नाम अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, फिर हम दा यूज़ करते हैं, जैसे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो फुल नेम अगर हो तो आप दा लगाते हैं, अगर फुल नेम ना हो, निक नेम हो उसका, तो आप फिर दा नहीं लगाते। जैसे कि अगर आपने इंग्लैंड कहना है तो इंग्लैंड कहिए, लेकिन अगर आपने ग्रेट ब्रिटेन कहना है तो द ग्रेट ब्रिटेन कहिए। और उन मुल्कों के नामों से पहले भी दा आता है जो कि जिनकी शक्लें प्लूरल होती हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, जैसे कि बहामास, जैसे कि मालदीव्स, जैसे कि फिलीपींस, जैसे कि सीशल्स, जैसे कि कोमोरोस। ये लग रहा है जैसे कि ये प्लूरल है। तो मुल्कों के नामों से पहले जनरली दा नहीं आता, लेकिन अगर मुल्क का नाम फुल हो, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल नेम हो, तो उससे पहले दा आता है। और अगर मुल्कों के नाम की जो फॉर्म है, जो शक्ल है, वो प्लूरल हो, तो उनके नामों से पहले दा आता है।